हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन दिस लेक्चर। आज इस लेक्चर में हम डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में डिस्कस करेंगे। डिफ्रैक्शन को सिंपली आप डिफाइन करना चाहें तो आप कह सकते हैं द बेंडिंग ऑफ लाइट रेज एट द शार्प एजेस इज नोन एज डिफ्रैक्शन। तो अगर इसको डायग्राम के फॉर्म में हम देखें तो लेट अस सपोज वी हैव ए स्लिट। हमारे पास में एक स्लिट है। इस स्लिट की जो विड्थ है ए बी, लेट द विड्थ ऑफ स्लिट इज ए बी इक्वल्स टू ए। हमने इस स्लिट की विड्थ कितना मान लिया है? ए मान लिया है। और इस स्लिट के आगे हम एक स्क्रीन लगा देते हैं एक्स वाई। सो वी हैव ए स्लिट ए बी ऑफ विड्थ ए एंड वी हैव पुट ए स्क्रीन एक्स वाई इन फ्रंट ऑफ दिस स्लिट ए बी। अगर आप इस स्लिट के ऊपर लाइट इंसिडेंट करवाते हैं, सपोज दिस लाइट इज इंसिडेंट, वेवलेंथ हम इसका अज्यूम कर सकते हैं सपोज लैम्डा। तो हम यहां पे क्या कह रहे हैं कि अगर लैम्डा वेवलेंथ की लाइट को आप इस स्लिट ए बी के ऊपर इंसिडेंट करवाते हैं तो जैसे कि आप जानते हैं कि लाइट का जो प्रोपेगेशन होता है वो रेक्टिलिनियर होता है। सो व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग, वी आर एक्सपेक्टिंग द रीजन A dash B dash will be illuminated by this incident light। अगर लाइट का रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन माने तो स्क्रीन का A dash B dash जो पार्ट है वो इल्यूमिनेट होना चाहिए और बाकी जो पार्ट है वो कैसा रहना चाहिए? डार्क। लेकिन अगर कंडीशन आपके पास ऐसी मिल जाए, क्या कंडीशन? इफ लैम्डा इज नियर अबाउट टू ए, अगर वेवलेंथ लैम्डा की जो वैल्यू है वो विड्थ ऑफ द स्लिट के ऑर्डर की बन जाए, देन द लाइट विल बैंड एट दिस शार्प एजेस लाइक दिस एंड द रीजन PQ will be illuminated. So there is bending of light rays at this edge A and B. So that's why we are defining diffraction as the bending of light rays at the sharp edges is basically known as diffraction. आप इसको दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि एक्सपेक्ट क्या किया था आपने? ए डेस बी डेस पार्ट आपका इल्यूमिनेट होना चाहिए, लेकिन आपको लाइट की इंटेंसिटी कहां तक मिल गई है? पी क्यू तक मिल गया है। ये ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि लाइट यहां पे बैंड हो गया है ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ diffraction. So we can define diffraction in other terms also. So the encroachment of the light inside the geometrical shadow of an obstacle is basically known as diffraction. तो ये diffraction की दो डेफिनेशन मैंने आपको बताया। तो diffraction होने के लिए जो प्राइम रिक्वायरमेंट है वो क्या है हमारी, कि जो लैम्डा इंसिडेंट वेव का जो वेवलेंथ लैम्डा होता है वो ऑब्स्टिकल या जो एपरेचर आपने यूज किया है उसके ऑर्डर का होना चाहिए। इसका हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि साउंड वेव्स हैं, तो साउंड वेव्स का डिफ्रैक्शन इजीली हो जाता है। उसका रीजन क्या होता है कि साउंड वेव्स की जो वेवलेंथ है वो 1 मीटर के ऑर्डर की रहती है और हमारे आसपास जो ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे कि विंडो हो गया, डोर हो गया, इनकी साइज भी 1 या 2 मीटर के ऑर्डर की रहती है। सो द रिक्वायरमेंट ऑफ द डिफ्रैक्शन इज फुलफिल्ड लैम्डा नियर अबाउट इक्वल टू विड्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट और ऑब्स्टिकल। सो साउंड वेव्स का डिफ्रैक्शन इजीली हो जाता है। लेकिन लाइट वेव्स के डिफ्रैक्शन करने के लिए आपको जो स्लिट आपने चूज किया है ए बी स्लिट, इस स्लिट की जो विड्थ है वो किस ऑर्डर की होनी चाहिए? लाइट के वेवलेंथ की ऑर्डर की होनी चाहिए। और अगर आप देखें तो लाइट के वेवलेंथ का ऑर्डर क्या रहता है? 4000 एंगस्ट्रॉम टू
7800 एंगस्ट्रॉम। दिस इज द रेंज ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम। तो अगर आपके स्लिट का ऑर्डर 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7800 एंगस्ट्रॉम रहेगा, then the light will bend at the edges and you will get the intensity beyond the region A dash B dash. So this was the diffraction. ये तो हुआ हमारा कि डिफ्रैक्शन क्या होता है। इसका प्रैक्टिकल यूजेस आप हॉस्पिटल्स के अंदर देख सकते हैं, जहां पे आप एक्सरे यूज करते हैं। सो एक्सरे का भी डिफ्रैक्शन हो सकता है ना। तो जैसे कि मैंने बताया कि साउंड वेव्स का डिफ्रैक्शन इजीली इसीलिए हो जाता है क्योंकि साउंड वेव्स की जो वेवलेंथ है वो 1 या 2 मीटर के ऑर्डर की होती है, और हमारे आसपास के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी साइज भी यही होती है। तो अब हम बात करते हैं एक्सरे डिफ्रैक्शन की। तो एक्सरे का जो वेवलेंथ है उसकी रेंज क्या रहती है। सो एक्सरेज की जो रेंज होती है वो अराउंड 1 एंगस्ट्रॉम टू 10 एंगस्ट्रॉम तक उसका वेवलेंथ स्प्रेड होता है। तो अगर हम किसी बॉडी के ऊपर हम एक्सरे डालते हैं तो बोन्स के अंदर जो एटम्स हैं उनके एटम के बीच का जो गैप है जिसको इंटर एटॉमिक स्पेस कहते हैं वो भी इसी ऑर्डर का ही होता है। तो कुल मिला के आप ये कह सकते हैं कि जब एक्सरेज बॉडी के ऊपर आप डालते हैं तो बोन के थ्रू उनका डिफ्रैक्शन हो जाता है एंड यू विल गेट द एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न। तो किसी भी वेव्स का डिफ्रैक्शन हो सकता है अगर कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होती हो, लैम्डा नियर अबाउट टू द साइज ऑफ द ऑब्स्टिकल और ऑफ द एपरेचर। ये हुआ हमारा डिफ्रैक्शन का पार्ट। नाउ वी विल डिस्कस टाइप्स ऑफ द डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन के कितने टाइप्स होते हैं। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन। सो टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन के कितने टाइप्स होते हैं। 2 टाइप जो आपने प्रीवियस क्लासेस के अंदर पढ़े होंगे। पहला आता है फ्रिजनल क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन। First one is the Fresnel class of diffraction and second is the Fraunhofer class of diffraction. Fraunhofer class of diffraction. So there are 2 types of diffraction. One is Fresnel class of diffraction and other is Fraunhofer class of diffraction. इन दोनों क्लास डिफ्रैक्शन के अंदर क्या डिफरेंस है वो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रेजनल क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन की। तो फ्रेजनल क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन, फ्रेजनल क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन के अंदर क्या रहता है, आपकी जो स्लिट है और आपका जो स्क्रीन है और जो सोर्स है इनके बीच की डिस्टेंसेस फाइनाइट होती है। कौन सी डिस्टेंस। सपोज ये आपका सोर्स है, ये आपकी स्लिट है और ये आपकी स्क्रीन है। So the distance between source to slit and slit to screen are finite in the Fresnel class of diffraction. तो इस टाइप का जो डिफ्रैक्शन है वो फ्रेजनल क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन कहलाता है। दूसरा जो आपका है दैट इज द फ्रॉनहोफर क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन। तो फ्रॉनहोफर क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन में क्या डिफरेंस आ जाता है कि आपकी जो स्लिट है और ये जो स्क्रीन है और ये यहां पे आपका सोर्स लगा हुआ है एस। तो सोर्स के आगे क्या किया जाता है, एक कॉन्वेक्स लेंस रख दिया जाता है और सोर्स को उसके फोकस पॉइंट पे रख देते हैं। तो कॉन्वेक्स लेंस से पास होने के बाद में रेज क्या हो जाती है, एक दूसरे के पैरेलल हो जाती है। तो प्रैक्टिकली आप ये कह सकते हैं कि अगर इस सोर्स और लेंस को आप इनफाइनाइट डिस्टेंस तक पीछे की तरफ एक्सटेंड करें तो भी ये रेंज कैसी रहेंगी, पैरेलल ही रहने वाली है स्लिट से। दैट मीन्स यू कैन से दैट द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड द स्लिट इज इनफाइनाइट इन द केस ऑफ फ्रॉनहोफर क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन। सिमिलरली आप यहां पर भी कॉन्वेक्स लेंस लगा सकते हैं इस टाइप से। तो आफ्टर डिफ्रैक्शन अगर हम स्क्रीन और
स्लिट के बीच में कॉन्वेक्स लेंस रख दें तो प्रैक्टिकली ये डिस्टेंस भी आप इनफाइनाइट कर सकते हैं. सो द मेजर डिफरेंस बिटवीन द फ्रिजनल क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन and Fraunhofer class of diffraction is that the distances here are finite, but in the case of Fraunhofer diffraction the distances are infinite. This is the main difference between these two type of diffraction. Other differences you can use. one, देखिए आप यहाँ पर ये जो वेव्स है वो पैरेलल जा रही है, तो जो वेव फ्रंट बनेगा वो कैसा बनेगा, प्लेन वेव फ्रंट बनेगा. लेकिन यहाँ पे सिंगल पॉइंट है तो जो वेव फ्रंट बनेगा वो कैसा बनेगा, स्फेरिकल या सर्कुलर कह सकते हैं आप इसको. तो अगर स्फेरिकल वेव फ्रंट इन केस ऑफ द फ्रेस्नेल क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन, while in the case of Fraunhofer class of diffraction we have plane wavefront. So these are the major differences between the two types of diffraction. तो आप लास्ट जो आपकी क्लास सीनियर सेकेंडरी के अंदर आप फ्रेस्नेल क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन और फ्रॉनहोफर क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन के बारे में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं कुछ टॉपिक्स. अब यहां पर हम इंजीनियरिंग के अंदर जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारा फ्रॉनहोफर क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन. तो सबसे पहले हमारा जो सिलेबस का जो टॉपिक है वो भी यही है कि फ्रॉनहोफर क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन ड्यू टू ए सिंगल स्लिट. तो नेक्स्ट हम वही टॉपिक अब करने वाले हैं. सो फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन एट ए सिंगल स्लिट. इस एक्सपेरिमेंट के अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस लगा हुआ है, उसके आगे आपने एक सोर्स लगा दिया, यहाँ पे आपने एक स्लिट ए बी लगाया है जिसकी विड्थ आपने कितना अज्यूम कर लिया, ई, स्मॉल ई इज द विड्थ ऑफ द स्लिट. यहाँ सामने आपने स्क्रीन लगा दिया एक्स वाई. एक्स वाई स्क्रीन का जो सेंट्रल पॉइंट है वो आपका ओ पॉइंट है. तो जब सोर्स एस और स्लिट के बीच में आपने लेंस यूज कर लिया है, दैट मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड स्लिट कैन बी अज्यूम्ड एज ए इनफाइनाइट. ओके, क्योंकि रेज क्या हो गई यहाँ पे, पैरेलल हो गई. अगर पैरेलल रेज है, अगर इस सिस्टम को हम बैक साइड में मूवमेंट भी करेंगे तो इनके पैरेलल होने पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा. तो प्रैक्टिकली यू कैन से दैट द डिस्टेंस इज इनफाइनाइट. अब यहाँ पे क्या हो रहा है आपके पास कि सिंगल स्लिट के ऊपर जो इसके पॉइंट्स हैं ए और बी, और जिनके ए और बी के बीच का गैप कितना लिया हमने, स्मॉल ई लिया है. यहां से जब लाइट डिफ्रैक्ट हो रही है तो आपको इस एक्स वाई स्क्रीन के ऊपर डिफ्रैक्शन पैटर्न मिल रहा है. तो अगर हम सेंट्रल पॉइंट ओ की बात करें तो सेंट्रल ओ पॉइंट ये जो आपने लिया है यहां पर जो रेज आके मिलेंगी, ये रेज आके जो मिलेगी, दे विल हैव द इक्वल पाथ, सो द पाथ डिफरेंस विल बी 0. अगर ओ पॉइंट की बात करें तो बोथ रेज ट्रेवल फ्रॉम ए एंड बी पॉइंट विल ट्रेवल इक्वल पाथ, सो द पाथ डिफरेंस विल बी 0. तो आपका ओ पॉइंट कैसा बनेगा, मैक्सिमा, या यूं कहेंगे ब्राइट. ओ पॉइंट तो ब्राइट हो गया है, लेकिन हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न कैलकुलेट करने के लिए हमने रैंडमली एक पॉइंट पी चूज कर लिया है. अब अगर डिफ्रैक्ट होके लाइट रे, वन लाइट रे इज कमिंग फ्रॉम ए टू पी, अदर इज कमिंग फ्रॉम बी टू पी. अगर ए से आप इस बीपी के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें जो कि के पॉइंट पे आके मिल रहा है, और ये एंगल कितना है, 90 डिग्री का, तो यहां से आगे का दोनों का पाथ इक्वल हो गया. लेकिन एक्स्ट्रा पाथ जो इसको चलना पड़ा है इस वाली रे को, वो कितना हो गया, बी के. तो अगर अब दोनों रेज ए और बी से जो कि पी पॉइंट पे आ रही है, इनके बीच में पाथ का डिफरेंस अगर हम देखें तो वो कितना हो जाएगा आपका, बी के. एंड सपोज रेज आर डिफ्रेक्टेड एट एंगल ऑफ थीटा डिग्री, तो ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा. तो आपके सामने देखो ये ट्राइंगल बन गया है, कौन सा, ट्राइंगल ए बी के. तो आप यहां पे लिख सकते हैं फ्रॉम ट्राइंगल ए बी के. तो यहां पे हमें जो पाथ डिफरेंस हमें लिखना है, बेसिकली हमारा वो कितना हो जाएगा, पाथ डिफरेंस अगर डेल्टा से मैं देता हूं दैट विल बी द बी के.
पाथ डिफरेंस कितना हो गया मेरा बी के। और अब इस ट्राइंगल डेल्टा ए बी के अंदर अगर आपको बी के की वैल्यू निकालनी है तो आपका बी के तो क्या हो गया परपेंडिकुलर, ए के हो गया आपका बेस और ए बी हो गई आपकी हाइपोटेन्स। तो अगर आप इसके अंदर साइन का फंक्शन लगा देते हैं तो साइन थीटा की वैल्यू है वो क्या बन जाएगी बी के अपॉन ए बी। तो अगर आप इसको साइन थीटा की फॉर्म में लिखें तो आप क्या लिख सकते हैं इसको ए बी साइन थीटा। और ए बी जो है वो क्या है विड्थ ऑफ द स्लिट, तो आपका पाथ डिफरेंस जो है वो कितना आ गया ई साइन थीटा। तो दोनों रेज के बीच का पाथ डिफरेंस हमने यहां पे कैलकुलेट कर लिया है और जो पाथ डिफरेंस हमारा आया है वो कितना आ गया है ई साइन थीटा हमारे पास आ गया है। अब हम डिस्कस करते हैं कि पी पॉइंट हमारा ब्राइट होगा या डार्क होगा, वो किस पे डिपेंड करेगा। तो हम सबसे पहले फर्स्ट केस लेके चलते हैं। तो लेट अस चूज पाथ डिफरेंस डेल्टा इक्वल्स टू लैम्डा। तो अगर डेल्टा की वैल्यू मैं स्टार्टिंग में कितनी मान लेता हूं, सपोज कि दोनों वेव्स के बीच का पाथ डिफरेंस कितना है लैम्डा का है, तो आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगी ई साइन थीटा इक्वल्स टू लैम्डा। दिस विल बी द कंडीशन ई साइन थीटा इक्वल्स टू लैम्डा। अब यहां थोड़ा सा हमें टेक्निकली इस बात को सोचना है कि ए और बी पॉइंट से जो लाइट रेज पी पॉइंट पे जा रही है इनके बीच में पाथ का डिफरेंस कितने का है लैम्डा का है। तो अगर इसके मिड पॉइंट से बात किया जाए जो कि यहां पर होगा, तो ए पॉइंट और इस मिड पॉइंट से जो लाइट रेज आएगी उनके बीच में पाथ डिफरेंस कितना रह जाएगा लैम्डा बाई 2 का। क्लियर, मतलब ए और इस मिड पॉइंट से जो लाइट रेज आएगी उनके बीच में पाथ डिफरेंस कितना रह जाएगा लैम्डा बाई 2 का। और जब भी लैम्डा बाई 2 का पाथ डिफरेंस रहता है तो कैसा इंटरफेरेंस होता है डिस्ट्रक्टिव। इसका मतलब ए और मिड पॉइंट से जो लाइट रेज जाएंगी वो पी पॉइंट को डार्क बनाएंगी। तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर इस स्लिट ए बी को आप एन पार्ट में डिवाइड मान लें तो अपर हाफ पार्ट जो है आपका ये वाला जो अपर हाफ है, अगर इस अपर हाफ से कोई भी अगर एक वेव जाएगी तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग लोअर हाफ में एक वेव होगी जिसके साथ उसका पाथ डिफरेंस कितना रहेगा लैम्डा बाई 2। और जब भी लैम्डा बाई 2 पाथ डिफरेंस रहेगा तो पॉइंट पी कैसा बनना चाहिए हमारा डार्क। ऐसा ही कब होगा अगर पाथ डिफरेंस आपका लैम्डा की जगह हम 2 लैम्डा मान लें, तब भी यही सिचुएशन होगी कि ए और बी के बीच में पाथ का डिफरेंस 2 लैम्डा होगा। तो ए और मिड पॉइंट के बीच में पाथ डिफरेंस लैम्डा का हो जाएगा। तो इनका जो मिड पॉइंट यहां पे बनेगा तो ए और इस मिड पॉइंट के बीच में पाथ का डिफरेंस कितना हो जाएगा लैम्डा बाई 2 का। अगेन पॉइंट पी विल बी डार्क। तो आप ये कह सकते हैं शॉर्ट के अंदर यू विल गेट द पॉइंट पी मिनिमा। सो कंडीशन फॉर मिनिमा क्या हो गई आपके पास, कंडीशन फॉर मिनिमा। तो कंडीशन फॉर मिनिमा डायरेक्ट लिख सकते हैं आप, कितनी आ जाएगी ई साइन थीटा इक्वल्स टू एन लैम्डा। जब भी लैम्डा के इंटीग्रल मल्टीपल में आप पाथ डिफरेंस लेंगे आपका पॉइंट पी जो है वो कैसा बनेगा डार्क बन जाएगा। अब हम बात करते हैं कंडीशन फॉर मैक्सिमा। तो मैक्सिमा की कंडीशन क्या हो जाएगी, कंडीशन फॉर मैक्सिमा। अगर हम पाथ डिफरेंस जो हमने लिया है ई साइन थीटा इक्वल्स टू 3 लैम्डा बाई 2 ले लें, तो 3 लैम्डा बाई 2 लेने से क्या होगा कि जो आपके स्लिट की जो विड्थ है ए बी, इसको आप 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2 और लैम्डा बाई 2 के। तो जब 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर देंगे जो कि लैम्डा बाई 2 के होंगे, तो फर्स्ट 2 पार्ट जो होंगे जिनके बीच में पाथ का डिफरेंस लैम्डा बाई 2 का रहेगा उसके कारण तो पॉइंट पी आपका डार्क बन जाएगा, लेकिन जो थर्ड जो पार्ट होगा उसकी वजह से पॉइंट पी कैसा बन जाएगा ब्राइट। सो व्हेनेवर यू हैव पाथ डिफरेंस half integral multiple of lambda you will get the bright point at the screen। तो अगर मैं इसका लेना चाहूं वैल्यूज तो कैसा ले सकता हूं 3 लैम्डा बाई 2,
5 लैम्डा बाय 2, 7 लैम्डा बाय 2, या आप इसको क्या लिख सकते हैं 2 + 1 लैम्डा बाय 2. सो दिस विल बी द कंडीशन फॉर द मैक्सिमा. तो ये हमने कंडीशन निकाल ली यहाँ पे मिनिमा और मैक्सिमा की. अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि आपने ये जो P पॉइंट यहां पे लिया है, दिस पॉइंट P के ऊपर डार्क भी बन सकता है और ब्राइट भी बन सकता है. सो नाउ वी आर गोइंग टू डिटरमाइन द इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट P. हम नेक्स्ट क्या करने वाले हैं, इस P पॉइंट के ऊपर इंटेंसिटी निकालने वाले हैं. अगर इंटेंसिटी अगर डार्क होगा तो 0 आ जाएगी और ब्राइट हो तो मैक्सिमम आ जाएगी. तो अब हम एक डेरिवेशन करने वाले हैं किसके लिए, कि फ्रॉन ऑफ अ डिफ्रैक्शन एट ए सिंगल स्लिट, और फ्रॉन ऑफ अ डिफ्रैक्शन के अंदर सिंगल स्लिट की वजह से P पॉइंट के ऊपर जो इंटेंसिटी आने वाला है वो कितना आता है. कहने का मतलब हमने P पॉइंट सेंट्रल पॉइंट O से रैंडम ले लिया है और P पॉइंट पे इंटेंसिटी का फॉर्मूला निकाल लेंगे. उसमें कोई वेरिएबल क्वांटिटी आएगी, तो अगर उस वेरिएबल क्वांटिटी को वेरी करेंगे तो P की पोजीशन को हम चेंज कर सकते हैं. So by changing the position of P, you can create the whole diffraction pattern. Clear? तो हम अब क्या करने वाले हैं कि इस P पॉइंट पे इंटेंसिटी निकालने का फॉर्मूला डिराइव करेंगे, जो कि एग्जाम में जनरली पूछा जाता है. इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है और हर बार मोस्टली आता ही है कि डिटरमाइन द एक्सप्रेशन फॉर द इंटेंसिटी ड्यू टू द फ्रॉन ऑफ अ डिफ्रैक्शन एट ए सिंगल स्लिट. तो इसका डेरिवेशन हम अब करते हैं. आइए तो स्टार्ट करते हैं. अब हम P पॉइंट के ऊपर इंटेंसिटी डिटरमाइन करने के लिए वेक्टर एडिशन ऑफ एम्पलीट्यूड मेथड यूज करेंगे. तो सपोज हम ये मान लेते हैं कि देयर आर P पार्ट्स ऑफ द स्लिट AB. आपने जो AB स्लिट को एज्यूम किया था, इस AB स्लिट के हम कितने पार्ट्स मान लेते हैं, टोटल P पार्ट्स में इसको डिवाइडेड कर लेते हैं और हर एक पार्ट से एक वेव ओरिजिनेट हो रही है एज पर द हाइगन प्रिंसिपल, और ये वेव्स डिफ्रैक्ट होकर के और पॉइंट P के ऊपर आकर के मिल रही है. तो इस P पॉइंट के ऊपर फाइनल इंटेंसिटी क्या होगी ये हम डिटरमाइन करना चाह रहे हैं. A और B पॉइंट से निकलने वाली वेव्स के बीच का जो पाथ डिफरेंस है वो हमने कैलकुलेट किया था और वो पाथ डिफरेंस आया था हमारा E sin थीटा. तो अगर पाथ डिफरेंस E sin थीटा है तो फेज डिफरेंस डेल्टा इक्वल्स टू 2 पाई बाई लैम्डा E sin थीटा हो जाएगा. किसके बीच में हो जाएगा, A और B से जो वेव्स P पॉइंट पे पहुंच रही है उनके बीच का फेज डिफरेंस डेल्टा इक्वल्स टू 2 पाई बाई लैम्डा E sin थीटा हो जाएगा. अब हम इस स्लिट को P स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं और ऐसा एज्यूम करते हैं कि हर एक पार्ट से एक वेव निकलती है जो कि कहाँ पहुंचती है, P पॉइंट पे पहुंचती है. अगर उस वेव को एक वेक्टर से रिप्रेजेंट कर दिया जाए, जैसे कि जो फर्स्ट वेव निकल रही है A पॉइंट से पे, उसको मैंने सपोज ये एक वेक्टर से रिप्रेजेंट कर दिया, ये हो गया. सो लेंथ ऑफ वेक्टर इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग द एम्पलीट्यूड. तो इसका जो एम्पलीट्यूड है वो मैं A से मान लेता हूं, ये मेरी फर्स्ट वेव हो गई. अब A के बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है जहां से जो वेव निकल रही है, अगर उसको भी मैं एक वेक्टर से रिप्रेजेंट कर दूं तो ये सेकेंड वेक्टर उसके लिए हो गया. यहां पर हम सभी वेव्स का एम्पलीट्यूड इक्वल मान लेते हैं, लेकिन फेज का डिफरेंस हम यहाँ पे कंसीडर कर लेंगे. तो जैसा कि आपने देखा कि A और B के बीच में टोटल फेज का डिफरेंस कितने का था, डेल्टा का था, और हमने AB स्लिट को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, P पार्ट में डिवाइड कर लिया. तो सेकेंड और फर्स्ट वेव के बीच में जो फेज डिफरेंस रह जाएगा वो कितना रह जाएगा, डेल्टा अपॉन P. इसी तरह जो थर्ड वेव जाएगी उसको भी एम्पलीट्यूड हम कितना मान लेते हैं यहाँ पे A, और अब ये जो फर्स्ट और थर्ड के बीच में जो एंगल रह जाएगा वो कितना रह जाएगा, 2 डेल्टा बाई P. इस तरह से आपका जो स्लिट AB को आपने लिया है
जिसको आपने स्मॉल p पार्ट्स में डिवाइड किया है, उन सभी वेव्स को आपने वेक्टर से रिप्रेजेंट कर दिया है। तो लास्ट वाला जो वेक्टर है, अगर हम टोटल p पार्ट्स में डिवाइड करें तो ये लास्ट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। और अगर मैं इस पॉइंट को सपोज L मान लेता हूँ और इस पॉइंट को M मान लेता हूँ, तो अगर लास्ट और फर्स्ट पॉइंट को एक वेक्टर से मैच करवा दिया जाए तो ये वेक्टर मेरा बन जाता है, जिसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं हम R वेक्टर के साथ। तो वेक्टर पॉलीगॉन रूल आपने पढ़ा होगा, उसके अकॉर्डिंग हम क्या कहते हैं कि अगर किसी पॉलीगॉन की साइड्स सीक्वेंस में वेक्टर से रिप्रेजेंट की जाए तो जो लास्ट साइड है आपकी, जो कि ऑपोजिट सीक्वेंस में, उन सब के क्या वेव्स का क्या बता देगी, रिजल्टेंट बता देगी। तो यहाँ पे ये जो लास्ट वाली जो साइड है, जो ऑपोजिट सीक्वेंस में हमने लिया है, वो इन सभी वेव्स का क्या बता देगी हमें, रिजल्टेंट। और उस रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड हमने कितना मान लिया यहाँ पे, कैपिटल R। और स्मॉल जो वेव्स है उनका एम्पलीट्यूड हमने कितना माना, स्मॉल a। तो हमारा टारगेट भी क्या है, इस P पॉइंट के ऊपर इंटेंसिटी निकालना। और जैसे कि अपन जानते हैं कि जो इंटेंसिटी होती है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल रहती है। तो अगर हम एम्पलीट्यूड निकाल लें रिजल्टेंट वेव का, तो इस एम्पलीट्यूड का अगर स्क्वायर करेंगे तो हमें इंटेंसिटी मिल जाएगी। तो यहाँ पर हमने मान लिया कि रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड कितना है, R है। और इन सब वेव्स को हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, वेक्टर से रिप्रेजेंट कर दिया। अगर मैं फर्स्ट वाली वेव को आगे की तरफ बढ़ा देता, ये ऐसे निकल जाती, और लास्ट को मैं ऐसे इसको इधर बढ़ा देता हूँ, तो ये जो एंगल बनेगा मेरा वो कितना बन जाएगा, डेल्टा। क्यों बनेगा डेल्टा, क्योंकि टोटल फेज डिफरेंस कितने का है, डेल्टा का। तो फर्स्ट एंड लास्ट के बीच में फेज एंगल जो बनेगा वो कितना बन गया मेरा, डेल्टा। आई थिंक आपके बात समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं कि अगर इस P की वैल्यू को बढ़ाएं, या यूं कहें कि स्लिट के अंदर जो सेकेंडरी वेव्स जिनको आप कंसीडर कर रहे हैं, अगर वो लार्ज संख्या में हो, तो अगर ये वेक्टर्स के अंदर जो आपने रिप्रेजेंट किए वेव्स को, अगर इनकी संख्या लार्ज हो जाएगी, तो आप इस वेक्टर पॉलीगॉन डायग्राम को आप कर्व के फॉर्मेट में भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो कर्व के फॉर्म में ड्रॉ कैसे होगा, ये हम सिंपल इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं इसको। और लार्ज नंबर ऑफ वेव्स है, ये छोटे छोटे वेक्टर्स आपको यहाँ पे एक कंटिन्यूस कर्व की फॉर्मेट में मिल गए। ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट L हो गया और ये एंडिंग पॉइंट M हो गया। अगर इन दोनों के बीच में लाइन खींची जाएगी ये वाली, तो फेज डिफरेंस अभी भी कितना आएगा, ये वाला डेल्टा। दिस इज द फेज डिफरेंस डेल्टा। अगर रिजल्टेंट को मुझे बताना है तो कैसे बताऊंगा मैं, L को M के साथ मैच करवा दिया एंड दिस विल बी द रिजल्टेंट। अगर ये कर्व आपने बना लिया है तो कर्व का कोई एक सेंटर होगा, तो हम सपोज ये सेंटर पॉइंट मान लेते हैं। सपोज दिस इज आवर पॉइंट N। सेंटर को कर्व से भी मिलाते हैं, तो ये दो लाइंस मैंने ये बना ली। ये क्या हो जाएंगी, इसकी रेडियस। सपोज रेडियस कितना मान लेते हैं हम इसकी, R। ये हमने रेडियस मान लिया और ये हमारा रिजल्टेंट हो गया, जो कि हमने R से रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब हम क्या करते हैं कि यहां से एक परपेंडिकुलर डालते हैं, ये परपेंडिकुलर। तो ये परपेंडिकुलर जब आप डालेंगे तो ये इसके मिड पॉइंट पे आके मिलेगा, और मिड पॉइंट हम कितना मान लेते हैं, सपोज G मान लिया। अब आप इस डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देखें। स्टार्टिंग और एंडिंग वेक्टर के बीच का फेज डिफरेंस कितना का है, डेल्टा का है। अगर ये एंगल डेल्टा है तो बचा हुआ एंगल कितना रह जाएगा, 180 माइनस डेल्टा। तो अगर हम सिमेट्रिकल बात करें यहाँ पे, तो तीन जो एंगल्स आप लेते हैं उन तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। और ये एंगल कितना हो गया, 180 माइनस डेल्टा। तो सिमेट्रिकल अगर बात किया जाए तो ये जो दो एंगल बच गए हैं, ये एंगल आपके कितने हो जाएंगे, डेल्टा बाई 2 और डेल्टा बाई 2। ओके। और ये टेंजेंट है और ये क्या है आपका, रेडियस है। तो टेंजेंट और रेडियस के बीच का एंगल हमेशा कितना होता है, 90 डिग्री का। टेंजेंट और रेडियस के बीच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री का। तो ये जो एंगल आपका बना हुआ था वो तो था डेल्टा बाई 2,
और टोटल एंगल कितना हो गया 90। तो बचा हुआ एंगल जो ये जो रह गया हमारा वो कितना हो जाएगा आपका 90 माइनस डेल्टा बाय 2। तो ये भी फिर कितना हो जाएगा आपका 90 माइनस डेल्टा बाय 2। तो अगर ये 90 माइनस डेल्टा बाय 2 और ये 90 माइनस डेल्टा बाय 2 तो ऑब्वियसली फिर ये एंगल जो बनेगा आपका पूरा एंगल वो कितना हो जाएगा आपका डेल्टा, और जो हाफ एंगल है वो कितना हो जाएगा डेल्टा बाय 2। ज्योमेट्री से आप ये सब कर सकते हैं। यहां तक हमने सभी एंगल्स को मेजर कर लिया है। अब हम एक छोटा सा फॉर्मूला इसके अंदर लगा सकते हैं, और फॉर्मूला क्या रहता है हमारे पास, आपने पढ़ा होगा, एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस होता है। एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। तो ये जो आर्क हो गई हमारी, आर्क कौन सी, एल एम, ये जो आर्क है वो इस सेंटर पॉइंट पे एंगल कितना ट्रेस कर रही है, डेल्टा। तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, एंगल की जगह डेल्टा। आर्क, आर्क मतलब ये एल एम। तो एक छोटा जो आपने वेक्टर लिया है उसका एम्पलीट्यूड आपने कितना ले लिया, ए ले लिया है, और आपने टोटल छोटे छोटे पार्ट्स कितने एज्यूम कर लिए, पी पार्ट्स। तो हमारी जो आर्क है वो कितनी हो जाएगी, पी ए, और रेडियस हमने कितना एज्यूम किया यहां से, आर। तो ये हमारी रेडियस आर। तो यहां से आपके पास में रेडियस आर का फॉर्मूला कितना आ जाएगा, आर इक्वल्स टू पी ए अपॉन डेल्टा। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हम बात करते हैं ट्रायंगल एन एल जी की। ये जो छोटा ट्रायंगल बना आपका एन एल जी, इसके अंदर ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है, और ये एंगल आपका कितना है, डेल्टा बाई 2। ये डेल्टा बाई 2 हो गया, ये आपको हाइपोटेन्स आर हो गया। तो अगर इस ट्रायंगल के अंदर मैं साइन डेल्टा बाई लिखना चाहूं तो साइन डेल्टा बाई 2 कितना हो जाएगा आपका, साइन डेल्टा बाई इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्स। तो परपेंडिकुलर तो कितना हो जाएगा आपका एल जी, और हाइपोटेन्स कितनी हो जाएगी आर। तो साइन डेल्टा बाई इक्वल्स टू कितना आ गया आपके पास, एल जी अपॉन आर। तो यहां से एल जी का फॉर्मूला कितना आ गया आपके पास, एल जी इक्वल्स टू आर साइन डेल्टा बाय 2। लेकिन आप क्या निकालना चाह रहे हैं, एम्पलीट्यूड आर कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो एम्पलीट्यूड आर कितना हो जाएगा, एल टू एम। तो यहां पे आप लिख सकते हैं कि एल एम इक्वल्स टू रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आर, और ये जो एल एम होगा क्योंकि जी आपका मिड पॉइंट है इसलिए किसके इक्वल हो जाएगा, 2 एल जी के। और एल जी की वैल्यू आपने ऑलरेडी फाइंड आउट कर ली है, वो कितनी आई है, आर साइन डेल्टा बाई 2। तो यहां से आर की वैल्यू मुझे कितना मिल गया, 2 आर साइन डेल्टा बाय 2। और आपने इक्वेशन 1 के अंदर देखिए, यहां पे आपने ऑलरेडी वैल्यू कैलकुलेट किया है, आर इक्वल्स टू पी ए बाय डेल्टा। ये वैल्यू मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, तो ये कितना बन जाएगा, 2 पी ए डेल्टा साइन डेल्टा बाय 2। इस फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज करके लिख देते हैं। तो चेंज क्या कर रहे हैं, पी ए को यहीं रखते हैं, साइन डेल्टा बाई 2 यहीं रखते हैं, और ये जो डेल्टा है और ये जो 2 है इसको मैं इस तरह से डेल्टा बाई 2 लिख देता हूं। अब देखिए इसके अंदर ए इज द एम्पलीट्यूड एंड पी इज द नंबर ऑफ वेव्स रीचिंग एट द पॉइंट, फाइनल जो पॉइंट हमने पी माना वहां पे। तो यहां पर आप क्या कह सकते हैं, इफ p टेंड्स टू इंफिनिटी देन a टेंड्स टू 0, बट जो प्रोडक्ट आपने लिया है पी ए विल बी कांस्टेंट। दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो आप इस पी ए को क्या मान सकते हो, कांस्टेंट मान सकते हो। एंड इसके अलावा हम एक और यहां पे क्वांटिटी मान लेते हैं कि लेट अल्फा इक्वल्स टू डेल्टा बाय 2। अगर ये दो
सब्स्टिट्यूशन हम इस इक्वेशन में कर देते हैं तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाती है, आर इक्वल्स टू, अब पी ए को मैं कांस्टेंट मान लेता हूँ आर जीरो, देन साइन डेल्टा बाई टू की जगह क्या मान लेता हूँ एल्फा, और नीचे भी डेल्टा बाई टू की जगह क्या हो जाएगा एल्फा। तो जो पी पॉइंट हमारा डार्क होगा या ब्राइट होगा, वहां पर जो नंबर ऑफ वेव जो पहुंच रही है उन सब का जो रिजल्टेंट है वो आर से दिया जाएगा, आर इक्वल्स टू आर नॉट साइन एल्फा बाई एल्फा। तो अगर आपको पी पॉइंट पे इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, आई प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, और आर की वैल्यू कितनी है, आर नॉट साइन एल्फा बाई एल्फा। तो इस हिसाब से अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा देता हूं तो एक कोफिशिएंट के आ गया मेरे पास, और ये बन जाएगा के आर नॉट साइन एल्फा अपॉन एल्फा का होल स्क्वायर। तो के आर नॉट को एक कोफिशिएंट अगर मान लिया जाए तो आप क्या लिख सकते हैं इसको, आई नॉट साइन स्क्वायर एल्फा अपॉन एल्फा स्क्वायर। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द फाइनल इंटेंसिटी। यहां पे एक बार वापस से लिख देते हैं इसको, आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन स्क्वायर एल्फा अपॉन एल्फा स्क्वायर। ये हमारा फाइनल वैल्यू आ गया है कि पी पॉइंट के ऊपर जो इंटेंसिटी होगी वो कितनी होगी, आई इक्वल्स टू आई जीरो साइन स्क्वायर एल्फा अपॉन एल्फा स्क्वायर। तो जो रिजल्टेंट जो आपकी इंटेंसिटी आई है दैट विल डिपेंड ऑन द एल्फा, एंड एल्फा डिपेंड ऑन द डेल्टा, एंड डेल्टा डिपेंड ऑन द थीटा। डेल्टा किस पे डिपेंड कर रहा है, थीटा के ऊपर, एंड थीटा इज द डिफ्रैक्शन एंगल। सो अगर वेव्स अलग अलग थीटा डायरेक्शन में डिफ्रैक्ट हो रही है तो आप पी पॉइंट जो आपने स्क्रीन पे लिया है उस पी पॉइंट की इंटेंसिटी को डिटरमाइन कर सकते हैं, और आपका फॉर्मूला क्या रहेगा, आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन एल्फा बाई एल्फा का होल स्क्वायर। सो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर कैलकुलेटिंग द इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द स्क्रीन। अब हम पी पॉइंट डार्क या ब्राइट बनता है तो उसकी कंडीशंस को यहां पे लिखते हैं। सो व्हाट विल बी द कंडीशन फॉर द पॉइंट पी टू बी डार्क एंड ब्राइट। So we have calculated the intensity as I equals to I naught sin alpha upon alpha का whole square। So आपने P पॉइंट कंसिडर किया, P पॉइंट पे आपने ये एज्यूम किया था कि ए बी के अगर हम छोटे छोटे स्मॉल्स पार्ट मान लेते हैं तो सभी पार्ट से वेव्स यहाँ पे आती हैं, और उन सभी वेव्स का जो रिजल्टेंट जो वेव है उसकी इंटेंसिटी आप आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन एल्फा अपॉन एल्फा होल स्क्वायर से दे सकते हैं। अब हम कंडीशन डिटरमाइन करते हैं कि पी पॉइंट ब्राइट या डार्क अगर होता है तो उसकी क्या कंडीशन रहेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर सेंट्रल मैक्सिमा की। सेंट्रल मैक्सिमा आपका कहाँ बनेगा, ओ पॉइंट पे बनने वाला है। सो फॉर द सेंट्रल पॉइंट ओ ऑन द स्क्रीन थीटा इक्वल्स टू 0, क्योंकि उस केस में डिफ्रैक्शन नहीं होगा, वेव्स विल कम टू द पॉइंट ओ। तो अगर थीटा की वैल्यू 0 है तो आपका जो फेज डिफरेंस डेल्टा है उसकी वैल्यू भी 0 हो जाएगी, या यूं कहें कि अल्फा की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो आपका जो एक्सप्रेशन है ये साइन एल्फा बाई एल्फा, अगर हम इसमें लिमिट लगा दें कि एल्फा टेंस टू 0 देन साइन एल्फा बाई एल्फा, ये एक आइडेंटिटी बन जाती है जिससे इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, 1। अगर ये 1 वैल्यू आप एक्सप्रेशन में रख देते हैं तो हमारा एक्सप्रेशन क्या था, आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन एल्फा बाई एल्फा का होल स्क्वायर। तो अगर साइन एल्फा बाई एल्फा की वैल्यू इस एक्सप्रेशन से हमें कितनी मिल गई, 1। तो आप सेंट्रल मैक्सिमा की जो इंटेंसिटी यहाँ पे कैलकुलेट होके आई है वो कितनी आ गई, आई इक्वल्स टू आई नॉट। दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा। ये तो हुआ हमारा कि ओ पॉइंट पे क्या बन गया आपका सेंट्रल मैक्सिमा। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल मिनिमा की। तो प्रिंसिपल मिनिमा, तो मिनिमा कब बनता है, जब इंटेंसिटी क्या होती है, मिनिमम या 0। तो आपके जो इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन है वो क्या है, आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन एल्फा बाई एल्फा का होल स्क्वायर।
तो इस एक्सप्रेशन से इंटेंसिटी आई मिनिमम कब होगी, आई की वैल्यू 0 कब होगी, इफ साइन अल्फा इक्वल्स टू 0। अगर साइन अल्फा क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो आपको इंटेंसिटी कितनी मिल जाएगी, 0। लेकिन आपने अभी देखा कि अल्फा इक्वल्स टू 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए अल्फा इक्वल्स टू 0? क्योंकि अल्फा इक्वल्स टू 0 डायरेक्शन में ऑलरेडी सेंट्रल मैक्सिमा बन चुका है। सो द कंडीशन इज दैट साइन अल्फा इक्वल्स टू 0 बट अल्फा नॉट इक्वल्स टू 0। तो अगर साइन अल्फा को 0 कर देते हैं या अल्फा की जगह डेल्टा बाई 2 रख दें वापस, जो हमने पहले एज्यूम किया था, तो साइन के अंदर 0 वैल्यूज कब कब आती है, साइन एन पाई के ऊपर। तो साइन एन पाई और इसे कंपेयर करेंगे तो डेल्टा बाई 2 की वैल्यूज कितनी आ गई, प्लस माइनस पाई, प्लस माइनस 2 पाई, प्लस माइनस 3 पाई, लाइक दैट। तो कुल मिला के आपके पास जो फेज डिफरेंस डेल्टा है उसकी वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस 2n पाई। अगर ये वैल्यू हम हमारे फेज डिफरेंस की जो इक्वेशन थी, अगर आपको ध्यान नहीं है तो एक बार मैं वापस ये लिख देता हूँ। फेज डिफरेंस इक्वेशन हमारी ये थी 2 पाई बाई लैम्डा ई साइन थीटा। तो इस डेल्टा की जगह आप कितना रख देंगे यहाँ से, 2n पाई। सो 2n पाई 2 पाई बाई लैम्डा ई साइन थीटा, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया। तो कंडीशन क्या बन गई आपके पास, ई साइन थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस एन लेमडा। दिस विल बी द कंडीशन फॉर द मिनिमा। अब यहाँ पे n आपका क्या है, इंटीजर है, तो इंटीजर की जो वैल्यूज है वो आप कैसे चूज करेंगे, n इक्वल्स टू 1, 2, 3। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आ गया कि सेंट्रल मैक्सिमा तो आपका सपोज थीटा इक्वल्स टू 0 डायरेक्शन में बन गया, लेकिन जो प्रिंसिपल मैक्सिमा है वो एक न बन के बहुत सारे बन रहे हैं। यहाँ पे n की वैल्यूज आप 1, 2, 3 चूज करेंगे। सो यू आर गेटिंग ए लॉट ऑफ प्रिंसिपल मिनिमाज। अब प्रिंसिपल मिनिमा अगर ज़्यादा बन रहे हैं तो मिनिमा का एग्जिस्टेंस तभी हो सकता है जब दो मिनिमा के बीच में क्या हो, मैक्सिमा हो। तो वो मैक्सिमा क्या कहलाएंगे यहाँ पे, सेकेंडरी मैक्सिमा। सेकेंडरी मैक्सिमा का एग्जिस्टेंस क्यों आ गया कि वी आर गेटिंग ए कंडीशन इन विच वी आर गेटिंग ए नंबर ऑफ प्रिंसिपल मिनिमाज। और मिनिमा कब बनेंगे, जब उनके बीच में कोई मैक्सिमा होगा। सो दैट विल बी द सेकेंडरी मैक्सिमा। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं, वी नो दैट इन बिटवीन टू सक्सेसिव मिनिमा देयर शुड बी ए मैक्सिमम। ओके, सो दीज मैक्सिमाज आर बेसिकली कॉल्ड सेकेंडरी मैक्सिमा। आपने 11th या 12th क्लास के मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कि अगर आपको मैक्सिमा मिनिमा के चैप्टर में देखा होगा आपको कि आई की इक्वेशन आपके पास ऑलरेडी है, और अगर आपको निकालना है मैक्सिमा मिनिमा तो आप क्या करते थे, आई का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू अल्फा देन इक्वल्स टू 0। तो हम इस इंटेंसिटी वाला एक्सप्रेशन का फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू अल्फा। तो ये देखो मैंने लिखा है यहाँ पे d/d अल्फा आई नॉट साइन स्क्वायर अल्फा बाई अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब आप जैसे इसका डिफरेंशिएशन करते हैं u बाई वी मेथड से डिफरेंशिएशन चलेगा इसका। अगर आप डिफरेंशिएशन करके इसको सोल्व करते हैं तो कंडीशन क्या बन जाती है, tan अल्फा इक्वल्स टू अल्फा। ये इक्वेशन आपको अल्फा की वो वैल्यूज देंगी जो बेसिकली आपको सेकेंडरी मैक्सिमा की पोजीशन को बता देंगे। तो अब यहाँ पर tan अल्फा इक्वल्स टू अल्फा आ गया है, तो हम इसको दो कर्व्स मान लेते हैं। एक कर्व हम मान लेते हैं y1 इक्वल्स टू अल्फा और दूसरा कर्व मान लेते हैं y2 इक्वल्स टू tan अल्फा। तो अगर y1 इक्वल्स टू अल्फा लाइन को मैं प्लॉट करूं तो वो लाइन कुछ ऐसे प्लॉट हो जाएगी, सिंपल स्ट्रेट लाइन। दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन विच इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन। सेकेंड वाले जो कर्व है y2 इक्वल्स टू tan अल्फा, ये tan अल्फा के ग्राफ होंगे जो कि यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिए। तो tan अल्फा का आपको पता है कि अल्फा की वैल्यू अगर आप पाई बाई 2 रखेंगे, 3 पाई बाई 2 रखेंगे तो इसकी वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है। तो यहाँ देखो आपने जैसे ये वैल्यूज रख रहे हैं यहाँ पे, तो 2 पाई बाई 2 इस तरह से वैल्यूज रखेंगे तो ये वैल्यूज क्या हो जाएगी, इसकी इनफाइनाइट हो जाएगी। क्लियर। तो जिन पॉइंट्स के ऊपर ये कट हो रहा है वो पॉइंट्स हम डिटरमाइन कर लेते हैं। जैसे ये पॉइंट हो गया आपका, ये पॉइंट हो गया, तो ये वो पॉइंट्स हैं
जहां पर हम इनकी वैल्यूज को निकालने वाले हैं। तो ये वैल्यूज अगर आप एक्सप्रेशन को सोल्व करेंगे तो आपके पास अल्फा की जो वैल्यूज मिलेंगी वो कितनी आएगी, प्लस माइनस 3π/2, प्लस माइनस 5π/2 और प्लस माइनस 7π/2। अगर ये वैल्यू आप इन जनरल लिखना चाहें तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस 2n+1π/2। ये हमारे पास अल्फा की वो वैल्यूज आ गई जहां पर आपको सेकेंडरी मैक्सिमाज मिलेंगे। अब हम अल्फा की ये वैल्यूज इंटेंसिटी के एक्सप्रेशन में रख करके और उनकी इंटेंसिटी को डिटरमाइन करते हैं। So we have calculated value of alpha for which we will get the secondary maxima। यहाँ अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई है, प्लस माइनस 2n+1π/2। तो हमारी इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन जो हमने कैलकुलेट किया था वो कितना आया था, I=I0 sin α/α का होल स्क्वायर। अगर ये वैल्यू अल्फा की हम इस एक्सप्रेशन में रखते हैं तो साइन अल्फा और अल्फा कितना जा रहा है, ये वाला। तो अगर इसके अंदर मैं ये वैल्यू रखूंगा तो साइन की तो वैल्यू 1 हो जाएगी, तो आई की वैल्यू कितनी रह जाएगी, I=I0 4/2n+1 होल स्क्वायर पाई स्क्वायर। अब फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए n की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये आपके पास एक्सप्रेशन बन जाएगा 4I0/9π² या I0/22। इसी तरह अगर आप सेकेंडरी मैक्सिमा निकालना चाहते हैं तो इसी इक्वेशन के अंदर जो आपने अभी निकाली है, इस इक्वेशन के अंदर आप n की वैल्यू 2 रख दें तो एक्सप्रेशन आ जाएगा 4I0/25π² और I0/61। तो आपने सभी इंटेंसिटी को कैलकुलेट कर लिया। अगर उन सब का रेशियो निकाला जाए तो हम क्या देखते हैं कि जो सेंट्रल मैक्सिमा है जिसकी इंटेंसिटी हमने I0 निकाली है, उसके बाद जो फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा बना है उसकी इंटेंसिटी I0/22 रह जाती है, और सेकेंड के बाद जो थर्ड आपका जो मैक्सिमा है सेकेंडरी, उसकी इंटेंसिटी I0/61 रह जाती है। ये जो रिजल्ट है वो आपके इंटरफेरेंस वाले रिजल्ट से डिफरेंट आ गया है। इंटरफेरेंस में आपने देखा कि जो ब्राइट फ्रिंजेस बनती है उन सभी ब्राइट फ्रिंज की इंटेंसिटी सेम होती है, लेकिन डिफ्रैक्शन के अंदर ऐसा नहीं है। डिफ्रैक्शन के अंदर सेंट्रल मैक्सिमा के ऊपर आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलती है और उसके बाद जो आपके बैंड्स मिलते हैं उनकी इंटेंसिटी एकदम से डाउन हो जाती है। जैसे कि सेंट्रल मैक्सिमा की I0 है तो नेक्स्ट की कितनी हो गई, I0/22, और उससे नेक्स्ट जाएंगे तो I0/61। तो कहने का मतलब है 3-4 मैक्सिमाज मिलने के बाद इंटेंसिटी बिल्कुल इतनी कम हो जाती है कि वो मैक्सिमाज दिखाई देना बंद हो जाते हैं। अगर हम इसका इंटेंसिटी ग्राफ ड्रॉ कर लें तो इससे आपको सभी बातें क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ एक ग्राफ ड्रॉ किया है अल्फा वर्सेस इंटेंसिटी। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जब अल्फा की वैल्यू 0 है, तो जब अल्फा 0 था कहाँ पे, जहाँ पे θ=0 था, तो उस केस में हमें क्या मिला था, सेंट्रल मैक्सिमा। तो आप देखिए अल्फा=0 वैल्यू के ऊपर आपको ये सेंट्रल मैक्सिमा मिल गया और उस सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी कितनी थी, I0। उसके बाद में आपको मिनिमा मिले, तो मिनिमा का बन रहे थे प्लस माइनस n के ऊपर। तो अगर n की वैल्यू 1 रख देते हैं तो ये यहाँ पे फर्स्ट मिनिमा आपको मिल गया। दोनों साइड आपको फर्स्ट मिनिमा मिल रहे, माइनस इधर के लिए भी, पाई के लिए भी और प्लस पाई के लिए भी। उसके बाद आपने अभी जस्ट कैलकुलेट किया सेकेंडरी मैक्सिमा। तो सेकेंडरी मैक्सिमा जो फर्स्ट वाला है उसकी इंटेंसिटी आई है I0/22, इसलिए इस पीक की जो हाइट है वो सेंट्रल मैक्सिमा के कंपैरिजन में काफ़ी कम हो गई है। और ये जो सेंट्रल मैक्सिमा के बाद जो सेकेंडरी मैक्सिमाज बनते हैं उनकी इंटेंसिटी बहुत शार्पली कम होती है। इसलिए देखिए एक देन सेंट्रल मैक्सिमा देन 1-2 पीक्स दिखाई देती है और उसके बाद में पीक्स दिखाई देना बंद हो जाती है। ये था आपका फ्रॉन ऊपर डिफ्रैक्शन ड्यू टू ए सिंगल स्लिट। अगर ये तो इंटेंसिटी कर्व हो गया, अगर आप इसको जब एक्सपेरिमेंट में वॉच करेंगे तो आपको इस तरह से सर्कुलर पैटर्न नजर आएगा। सेंटर में स्पॉट होगा, ब्राइट स्पॉट, और उसके चारों तरफ इस तरह से रिंग्स आपको नजर आएंगी। तो ये जो पार्ट है जिसको आपने सेंट्रल मैक्सिमा कहा है वो इस तरह से ब्राइट स्पॉट होगा। उसके बाद मिनिमा होगा, अगेन ये सेकेंडरी मैक्सिमाज
आपको नज़र आ जाएंगे। तो अगर आपका सोर्स जो हमने कंसीडर किया था वो पॉइंट सोर्स लिया था S, तो पॉइंट सोर्स की जो इमेज है वो पॉइंट इमेज नहीं बनती है, वो इस तरह से आपका डिफ्रैक्शन पैटर्न बनता है। तो इस लेक्चर में हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसके अंदर हम प्लेन ट्रांसमिशन डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।